हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हब डेली। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार एसएससी के हिस्ट्री का चैप्टर 2 वैदिक सभ्यता हम कराने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हम बिहार एसएससी का चाहे इंटर लेवल हो या CGL 4 हो, दोनों का हम फुल तैयारी कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए बिना विलंब के हुए बढ़ेंगे और आज का कोड देखेंगे। मित्र, धन और रहस्य तीनों गलत व्यक्ति को कभी नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि आपके एक जीवन की गलती जीवन भर की एक गलती जो है आपके जीवन भर के पश्चाताप बन सकती है। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं। हमारा टॉपिक है आज का वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, चलिए इसे पढ़ते हैं। वैदिक जो संस्कृति है यह सिंधु घाटी संस्कृति का जब विनाश हो गया, जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, इसके बाद जो है वैदिक सभ्यता का शुरुआत हुआ, इसका अस्तित्व आया। वेदों से जो कारण इसे मिले हैं, संस्कृति या वैदिक सभ्यता जो है कहा गया है, यानी जो भी जानकारी और यहाँ से मिले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में वेदों से, इस कारण से इसे जो है वैदिक सभ्यता कहा गया है। यह जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, यह आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता थी। यह आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा की बात करेंगे तो उनकी भाषा संस्कृत थी। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? तो वैदिक सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आप ध्यान रखिएगा। वेदों में इस सभ्यता के संस्थापक को जो है आर्य कहा गया है, यानी हमने ऊपर ही कहा कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता था, यानी यह सभ्यता के जो इन्होंने स्थापना की थी वो आर्य थे। आर्य शब्द समूह जो है शब्द समूह को, भाषा समूह को जो है इंगित करता है। आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। इससे जुड़े हुए जो महान पुरातत्वविद हुए उनके बारे में हम देखते हैं। विंटरनित्ज जी के अनुसार वैदिक सभ्यता के दो भाग हैं। पहला जो है ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर ऋग वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के बीच में जो काल थी, जो समय थी, इसे जो है ऋग वैदिक काल कहा गया। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो काल थी, जो समय था, उसे उत्तर ऋग वैदिक काल कहा गया है। जो ऋग वैदिक सभ्यता थी वह ग्रामीण पशुपालन आधारित थी, वह राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। ऋग वैदिक काल में जो व्यवस्था सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, हमने बताया था, और ऋग वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग वैदिक आर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुपालन पर आधारित था। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जीवन या व्यतीत करने के लिए आते जाते थे, वे भ्रमण करते थे। आर्यों का भौगोलिक और विस्तार की बात कीजिएगा तो पंजाब, अफगानिस्तान, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या यमुना नदी के पश्चिमी भाग तक जो है ये फैले हुए थे। पंजाब से लेकर अफगानिस्तान, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कहे या उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी है इसके पश्चिमी भाग तक जो है फैली हुई थी। आप ध्यान रखिएगा। इस काल के जो प्रमुख ग्रंथ की बात करेंगे जिससे इस काल के बारे में पता चला है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद इस काल की प्रमुख ग्रंथ है और ऋग्वेद से इस काल के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हुई है। ऋग्वेद में अनेक बातें ईरानी भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ वेदावेस्ता से मिलती है। ऋग्वेद में बहुत सारी जो बातें हैं वो ईरान के प्राचीन ग्रंथ जो है वेदावेस्ता, इसमें जो लिखित जो बातें हैं उसे मिलती है।
इससे एक अनुमान लगाया जाता है दोस्तों कि जो ऋग वैदिक काल था वो ईरान के जिस टाइम में वेस्टा जो ग्रंथ लिखा गया था उस टाइम समय के जो सभ्यता थी उससे मिलती जुलती थी। आप ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हो जाता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों अलग अलग विद्वान हैं और उनका मत है कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य कहाँ के निवासी थे। इस पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग अपनी अपनी राय देखने को मिलता है, विद्वानों में आपस में मतभेद है। चलिए उन विद्वानों के जो कथन है उसे हम देखते हैं कि आखिर कौन से विद्वान आर्यों के आने का मूल स्थान का बारे में कौन सा क्षेत्र बताया है। बाल गंगाधर तिलक, इनका कहना है कि जो आर्य थे वे उत्तरी ध्रुव थे, उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। दयानंद सरस्वती का कहना था कि आर्य जो है तिब्बत के जो पठारी क्षेत्र था वहाँ से आए हुए थे। मैक्स मुल्लर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे। और फ्रेंड्स सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत है, मत है, वो मैक्स मुल्लर के मत को माना गया है। आप ध्यान रखिएगा, और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मैक्स मुल्लर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे, तो वे मध्य एशिया के निवासी थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है, आप इन्हें याद रखिएगा ही, ये VVI हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। गंगानाथ झा की बात करें तो इनका कहना है कि ब्रह्मर्षि देश से ये आए हुए थे। अविनाश चंद्र दास की बात करें और डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करेंगे तो ये सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे, इनका कहना है। सप्त सैंधव यानी सिंधु नदी और उसके 7 नदियों से मिलकर जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी बनी हुई थी, वहाँ के जो लोग थे उस क्षेत्र में बसे लोग थे, यानी जो सिंधु घाटी सिंधु नदी है और उसके जो सहायक नदियों से मिलकर बनी हुई थी। 5 सहायक नदियाँ, एक सिंधु नदी, 6 हो गए, और एक सरस्वती नदी, यानी 7 से मिलकर जो बने जो क्षेत्र थे यहाँ के निवासी थे। ये अविनाश चंद्र दास की कहना है। गैल्स की बात करेंगे तो हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी से ये आए हुए थे। पेंका या हट की बात करेंगे, जर्मनी स्कैंडिनेविया के निवासी थे। LD कल्ला, इनके अनुसार एक कश्मीर से आए हुए थे। इनके अनुसार NCERT यानी जो भारत का सबसे सर्वमान्य पुस्तक है, जहाँ से हर गवर्नमेंट एग्जाम में जो है कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बुक के अनुसार आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास से जो है आर्य लोग आए हुए थे, NCERT का कहना है। इसमें से दोस्तों आपको जो याद रखने वाली है मत, एक मैक्स मुल्लर का आपको ध्यान रखना होगा, दूसरा दयानंद सरस्वती वाला ध्यान रखना होगा, तीसरा NCERT वाला आपको ध्यान रखना होगा। यानी मैक्स मुल्लर के अनुसार मध्य एशिया से आर्य आए हुए थे, आपको याद रखना ही रखना है। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आए हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। NCERT यानी भारत सरकार का जो पुस्तक है, इसके अनुसार आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया से आए थे। ये आपको 3 याद रखना ही रखना है। ऐसे में आपको याद तो सभी रखना है, लेकिन 3 आपको याद होना ही चाहिए। और एक बाल गंगाधर तिलक का जो मत है उत्तरी ध्रुव, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और आगे देखेंगे ऋग वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंधु नदी थी। ऋग वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी की अगर बात कीजिएगा तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी, जो वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। अभी आपको जब वर्तमान में आप जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी सरस्वती नदी पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो चुकी है। लेकिन ऋग वैदिक काल में ये थी, और ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमे, अमृत में कहा गया है। ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमे,
अमृत में कहा के पुकारा गया है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में आर्यन निवासी के लिए स्रोत सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। आर्य जो निवासी हैं ऋग्वेद में सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। वहाँ पे 7 नदियों का क्षेत्र या इन 7 नदियों का जो है कह के नहीं पुकारा गया है कि यहाँ के निवासी हैं, बल्कि यहाँ के पर सप्त सैंधव शब्द से पुकारा गया है इन्हें। अब इन नदियों को देख लेते हैं कि उस टाइम में यानी ऋग्वेद में इन नदियों का क्या नाम है और वर्तमान में इन नदियों का क्या नाम है। क्योंकि जो नाम ऋग्वेद में इन नदियों का है, वर्तमान समय में वो नाम बदल चुके हैं। तो वर्तमान नाम जो है पूछ लेता है, कभी कभी ऋग्वेदिक काल के नदी को नाम दे देगा और वर्तमान नाम पूछता है। तो इसमें प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम की बात करें तो वितस्ता जो है झीलम नदी को कहा जाता था। असिकनी चिनाब नदी को कहा जाता था। विपाशा जो है ब्यास नदी को कहा जाता था। परुष्णी की बात करेंगे तो रावी नदी को कहा जाता था। सद्रुत्री ये सतलज नदी को कहकर पुकारा गया है। कुंभा की बात करेंगे तो काबुल नदी को कहा जाता था। कुमरू या कुंभरू ये जो है कुर्रम नदी की बात कहा जाता था। गोमती की बात करें तो गोमल नदी को कहा जाता था। अदृश्य द्विती ये जो है घग्गर या रक्षी या चिंतंग नदी को जो है द्विशदती कहा जाता था। आप ध्यान रखिएगा, इसमें से दोस्तों आपको बता दें कुंभा यानी काबुल नदी, कुंभू यानी कुर्रम नदी, ये जो दोनों नदी है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर में है। काबुल नदी और कुर्रम नदी, आप ध्यान रखिएगा। झेलम नदी को जो है वितस्ता कहा जाता था, आप ध्यान रखिएगा। और इसमें मेन जो है आपको ये 4 वितस्ता यानी झेलम नदी को, आसिकनी, विपाशा और परुष्णी, ये 4 आपको याद करने वाली है। आप ध्यान से याद कर रखिएगा हमेशा। ऐसे याद तो आपको सब करना है, लेकिन ये 4 याद होना ही होना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में। तो राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करेंगे दोस्तों, तो राजा की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः राजतंत्र का प्रचलन था, लेकिन जो राजा का पद था वे दैवीय नहीं था, इसे दैवीय नहीं माना गया था। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी, यानी कबीला बनाकर लोग रहते थे। कबीले का एक जो है राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वैदिक काल में गोप किसे कहा जाता था, तो राजा को कहा जाता था। सभा, समिति व विदत का ऋग्वेद में उल्लेख है। सभा व समिति राजा पर नियंत्रण का कार्य करती थी। राजा पर भी नियंत्रण का कार्य होता था और सभा और समिति जो थी एक करती थी। ऋग्वेद में सभा, समिति और विदत का उल्लेख देखने को मिला है। सभा की बात करेंगे तो यह वृद्ध व अभिजात लोगों की संस्था थी, यानी जो अनुभवी लोग थे और वृद्ध लोग थे उनकी संस्था थी। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। सभा के अध्यक्ष को सभ्य तथा सदस्यों को सुजात कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो सुजात कहा जाता था सभा के सदस्यों को। अब ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स समिति की। तो समिति की बात करेंगे तो यह आम जनता की जो प्रतिनिधि सभा थी, जो समिति कहा जाता था, जो राजा पर नियंत्रण रखता था और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। एक तो हो गया दोस्तों अनुभवी और वृद्ध लोगों की जो है संस्था सभा हो जाती थी, और समिति जो है सामान्य जनता, जो आम जनता थी, उनका प्रतिनिधित्व करता था और जो नियंत्रण रखता था किस पे, राजा पे, और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कह करके पुकारा गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। VVI में जितना आप स्टार लगा लीजिएगा इसमें उतना जो है कम है।
सभा एवं समिति को अथर्ववेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां के नाम से पुकारा गया है। आप ध्यान रखिएगा। विदत की बात करेंगे, ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। नोट के हम देखते हैं, तो ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख है, समिति का 9 बार उल्लेख है, वही विदत का 122 बार तथा गण का 46 बार उल्लेख देखने को मिलता है। आप इसमें सभा और समिति का जो है उल्लेख की याद रखेंगे। सभा का 8 बार और समिति का 9 बार उल्लेख आप याद रखिएगा मेनली। अब देखते हैं दोस्तों प्रशासन की इकाइयाँ। प्रशासन की इकाई क्या थी, अब हम इसे देख लेते हैं। जन, विष एवं ग्राम इस काल की प्रमुख प्रशासन इकाइयाँ थी। यहाँ की जो प्रशासन इकाइयाँ थी 3 भागों में बटा हुआ था। जन, विष एवं ग्राम 3 भागों में यहाँ की प्रशासन इकाइयाँ बटी हुई थी। जन की बात करेंगे तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। आप ध्यान रखिएगा। जन का प्रमुख जो है गोपति या जनस्य गोपा या जनराजन कहलाता था। जन के जो हेड होते थे। विष की बात करेंगे तो इसके जो है गांवों का समूह होता था और इसका प्रमुख जो है विषपति होता था। ये गांव के समूह होता था। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 170 बार हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, 170 बार विष का और जन का 275 बार। गांवों के समूह को विष कहा जाता था। और ग्राम की बात करेंगे, यह सबसे छोटी इकाइयाँ थी। यह जो है इकाई है जो है कई परिवार के समूह को मिला करके यह बना हुआ था। और यह जो है ग्रामीण जो है इसके प्रमुख को कहा जाता था ग्रामीण। अब ध्यान रखिएगा, हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा इकाइया जन होता था और इसके प्रमुख को गोपति या जनस्य गोपा या जनराजन कहा जाता था। विष जो है ये कई गांवों के समूह को कहा जाता था और इसके प्रमुख विषपति होते थे। और सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था और यह जो कई परिवार के समूह को जो है ये कहा जाता था और ग्रामीण इसके मेन होते थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। राजा व पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है, जबकि इंद्र व अग्नि का उल्लेख 250 और 200 बार हुआ है। यानी इंद्र का उल्लेख 250 बार और अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। अग्नि को जो है देवताओं एवं मनुष्यों के बीच के संवाद की कड़ी भी कहा गया है। अग्नि को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे प्रमुख देवता में जो है ऋग्वेदिक काल में इंद्र थे। आप ध्यान रखेंगे, कहीं पे भी ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख ही नहीं है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स दशराज युद्ध। दशराज युद्ध की बात करते हैं तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। यह युद्ध पुरुषनी नदी यानी वर्तमान में रावी नदी के किनारे पर भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य जनों के मध्य जो है लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। अकेले ही सुदास ने 10 जनों के राजा थे उन्हें हरा दिए थे। भरत वंश के ये थे सुदास। आप ध्यान रखिएगा। दशराज युद्ध में भरत जन के राजा सुदास को पुरोहित वशिष्ठ तथा 10 राजाओं का पुरोहित विश्वामित्र था। 10 राजाओं में 5 आर्य, पुरु, युधु, त्वर्स, अनुवद, द्रुहु था और 5 आर्योत्तर यानी शिव, पयुत्थन, अनिला, भलनासन, विषानिन था राजा थे, जिनका नेतृत्व पुरु जन का राजा कर रहा था। आपको दोस्तों इन 10 जनों का नाम याद नहीं रखना है। आपको इतना याद रखना है कि जो सुदास थे, भरत जन के जो राजा सुदास थे, इनका जो पुरोहित थे ये वशिष्ठ थे और जो 10 राजाओं का पुरोहित थे विश्वामित्र थे। और इस युद्ध में जो है 10 जनों की तरफ से नेतृत्व जो है पुरु कर रहे थे। ये आपको याद रखना है, पुरु के राजा कर रहे थे, आप ध्यान रखना है। और विजय इसमें सुदास हुए थे। आप ध्यान रखिएगा, भरत वंश के
इसे बस इतना ही आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे सामाजिक स्थिति की बात करें। सामाजिक स्थिति की बात करेंगे तो यह जो है वैदिक सभ्यता जो है पितृसत्तात्मक परिवार था। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन पर केंद्रित बिंदु था, यानी पितृसत्तात्मक था। हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक था, लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी वो पितृसत्तात्मक था। आप ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में वर्ण शब्द कहीं कहीं रंग तथा कहीं कहीं व्यवसाय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में जो है वर्ण शब्द है रंग और व्यवसाय के रूप में दर्शाया गया है। कहीं पे भी वर्ण का जो उपयोग है जाति के आधार पे नहीं किया गया है, बल्कि वहाँ पे व्यवसाय के रूप में जो है इसे प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा व विदत में भाग लेती थी। विधवा विवाह, नियोग प्रथा, अंतरजातीय विवाह, बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन था तथा बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बार बार ये कहा जाता है, अपने भारतीय संस्कृति पर सवाल उठाने वाले उठाते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो है बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन था। लेकिन आप जब ऋग्वैदिक काल देखेंगे वहाँ पे कहीं भी बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा इन सभी का प्रचलन नहीं था। यानी बाल विवाह जो है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा ये बाद में आई हुई है, ऋग्वैदिक काल में ये सब नहीं थी। यहाँ पे जो है ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियां थी वे सभा और विदत में भाग ले सकती थी, यानी उन्हें पूर्ण आज़ादी थी, शिक्षा लेने की भी आज़ादी थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह का भी प्रचलन था, अंतरजातीय विवाह का भी प्रचलन था। आप ध्यान रखिएगा, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहते थे, यानी महिलाओं को अपना डिसीजन खुद लेने का भी अधिकार था, ये पावर था उनके पास। और जो अविवाहित जीवन भर रहते थे इन्हें अमाजू कहा जाता था। इससे पता चलता है ऋग्वैदिक काल से। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात वर्णन जो है मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों का उत्पत्ति की बात कहा गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण को कहा गया है उत्पत्ति की ये मुख से हुए हैं और इनका काम जो है यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चारण करना है। क्षत्रियों को कहा गया है कि ये जो है भुजाओं से इनका उत्पत्ति हुआ है और इनका काम जो है शासन करना और अन्य वर्णों की रक्षा करने की बात कही गई है। वैश्यों की बात कही गई है कि जांघों से इनकी उत्पत्ति हुई है और व्यापार और वाणिज्य करना इनका काम बताया गया है। और क्षुद्र को कहा गया है कि इनका जो है पैरों से उत्पत्ति हुई है और इनका कार्य जो है अन्य 3 वर्ण हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना काम जो है शूद्र का बताया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहीं भी जन्म से वर्ण की जो है आधारित व्यवस्था जो है नहीं लिखा गया है, बल्कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित है। आप ध्यान रखिएगा। अभी आप देखते होइएगा कि जन्म पर आधारित जो है बताया जाता होगा, वर्तमान समय में भी है, प्राचीन भारत में भी आप पढ़िएगा तो देखने को आपको मिलेगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। आप ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक काल में। आगे हम बात करेंगे ऋग्वैदिक में वैश्य व क्षुद्र शब्दों का उल्लेख एक बार हुआ है, यानी एक बार वैश्य एवं क्षुद्र का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी, हमने अभी आपको बताया है। ऋग्वेद में एक ऋषि कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली का कार्य करती है। साधन भिन्न हैं परंतु सभी धन की कामना करते हैं।
ऋग्वेद में ये ऋषि कह रहे हैं कि मैं कवि हूँ, यानी ये जो है कर्म से ब्राह्मण हो जाते हैं। पिता जो है इनके वैद्य हैं, यानी कर्म से वैश्य हो जाते हैं। इनकी माता जो है अन्न पीसने वाली है, यानी अन्न पीस करके ये जो है अपने पुत्र और पति की सेवा करती है, यानी ये जो है क्षुद्र हो जाती है। लेकिन सभी के काम जो है भिन्न है, साधन सभी का भिन्न है, लेकिन सभी धन की कामना करते हैं। ऐसा वर्ण व्यवस्था पर ऋग्वेद में बताया गया है। दोस्तों, आगे आर्थिक स्थिति से हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही रखेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।